हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है और यूट्यूब चैनल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के जो हमारी क्लास होने वाली है वो कंप्लीट थ्योरी बेस्ड क्लास होने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑन्कोलॉजी है। आज अपन जो सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो ऑन्कोलॉजी है। यदि अपन ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ऑन्कोलॉजी में जो जितनी भी अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है उनमें 2 से 3 क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में ऑन्कोलॉजी से पूछे जाते हैं। ज़्यादा नहीं बट 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में ऑन्कोलॉजी से आते हैं। अपन ऑन्कोलॉजी के यदि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो जो इंट्रोडक्शन हो गया, अपन बात करेंगे कीमोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी की। जो बहुत सारे कैंसर्स हैं, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्टोमक कैंसर, तो इनमें से कहीं ना कहीं से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज बात करते हैं ऑन्कोलॉजी की। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, तो फर्स्ट अपन ऑन्कोलॉजी में बात करते हैं तो फर्स्ट अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। यदि इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आता है, जो ऑन्कोलॉजी है वो वर्ड कहाँ से लिया गया है, ऑन्कोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीजें अपन इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो ऑन्कोलॉजी जो वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, एक ग्रीक लैंग्वेज है जिससे क्या होता है ऑन्कोलॉजी वर्ड लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये टू वर्ड से मिलकर बना होता है। एक अपन बात करते हैं ऑनको प्लस लॉजी। ठीक है, यदि अपन ओनको की बात करें, ओनको क्या होता है, ओनको का मतलब क्या होता है, ओनको का मतलब होता है नियोप्लाज्म। ठीक है, ठीक है, ओनको का मतलब क्या होता है नियोप्लाज्म। लॉजी का मतलब क्या होता है स्टडी। ठीक है, तो किसी नियोप्लाज्म की स्टडी करना ही क्या होता है ओंकोलॉजी होता है, उसी को अपन ओंकोलॉजी बोलते हैं। यदि अपन बात करते हैं कि नियोप्लाज्म क्या होता है, यदि नियोप्लाज्म का मतलब समझें तो ये दो वर्ड से मिलकर होता है। यदि नियो की बात करें तो इसका मतलब होता है न्यू। ठीक है, और प्लाज्म मतलब बात करें तो किसी सेल्स की ग्रोथ होना, किसी कोई टिश्यू है उसकी अबनॉर्मल ग्रोथ होना। ठीक है, किसी न्यू सेल का बनना, किसी न्यू टिश्यू का बनना। ठीक है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूप्लाज्म बोलते हैं। तो इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द न्यूप्लाज्म। ठीक है, एक ऐसी मेडिकल साइंस की ब्रांच जिसके अंदर अपन किससे डील करते हैं, अपन न्यूप्लाज्म से डील करते हैं। ठीक है, यदि बात करते हैं नियोप्लेजिया, नियोप्लेजिया क्या होता है, नियोप्लेजिया वो होता है जिसके अंदर अपन नियोप्लाज्म की स्टडी करते हैं, उसी को क्या होता है नियोप्लेजिया बोलते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, नियोप्लाज्म जैसे अपन अभी यहाँ बात की, किसी भी सेल्स की ग्रोथ हो जाना या किसी भी टिश्यू की अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाने को अपन क्या बोलते हैं नियोप्लाज्म बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज एन अबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू एंड द ग्रोथ परसिस्ट इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस, दैट इज कॉल्ड नियोप्लाज्म। कि कोई भी सेल है उसकी अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो उसकी यदि स्टिमुलस को भी यदि अपन रिमूव कर देते हैं उसके बाद भी उसकी ग्रोथ परसिस्ट होती है, कंटिन्यू ग्रोथ होती है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं नियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, यदि अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो टाइप्स ऑफ ट्यूमर पे होने वाला है। कि जो अपने जो ट्यूमर है जो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, दो टाइप्स की ट्यूमर पढ़ते हैं मोस्टली अपन, एक बिनाइन ट्यूमर, एक मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो जो बिनाइन ट्यूमर की बात करें तो नॉर्मली जो बिनाइन ट्यूमर होती है वो हार्मलेस ग्रोथ होती है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। उसका हार्मफुल इफेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि जो बिनाइन ट्यूमर है एज ए नॉर्मल सेल होती है और इसका मेटास्टेसिस नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात करें कि ये कैप्सुलेटेड होती है। मेटास्टेसिस की बात करें तो मेटास्टेसिस क्या होता है, मेटास्टेसिस का मतलब होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर कैंसर का ट्यूमर का ट्रांसफर होना। ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर क्या होती है, बिनाइन ट्यूमर की यदि बात करें तो इसकी होती है हार्मलेस ग्रोथ होती है, अफकोर्स हार्मलेस ग्रोथ होती है क्योंकि इसका मेटास्टेसिस नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात करें नो मेटास्टेसिस, कैप्सुलेटेड होती है। कैप्सुलेटेड का मतलब होता है जैसे कोई अपने पास सेल है। ठीक है, ये सेल है, तो ये सेल क्या है, चारों तरफ से क्या है कैप्सुलेटेड है, जो इसकी मेम्ब्रेन बनी हुई है वो एक कैप्सूल से कवर है। ठीक है, जो इसके अंदर जो सेल्स के जो मटेरियल है, अंदर का जो मटेरियल है वो एक कैप्सूल से कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है इसका मेटास्टेसिस नहीं होता। ठीक है, यदि बात करें नेक्स्ट इसकी सेलुलर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होती है। सेलुलर डिफरेंशिएशन की बात करें तो जो बिनाइन ट्यूमर होती है वो एक नॉर्मल सेल की तरह होती है। तो तो इसको क्या है अपन देख के बता सकते हैं कि इसको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये सेल है। ठीक है, तो इसकी जो साइज, जो मॉर्फोलॉजी वगैरह ज्यादा चेंजमेंट नहीं आता, तो इसको अपन देख के बता सकते हैं। वहीं यदि मेलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, ये हार्मफुल ग्रोथ होती है। ठीक है, हार्मफुल ट्यूमर होती है। ठीक है, इसका मेटास्टेसिस होता है। मेटास्टेसिस का मतलब अभी बताया मैंने कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर ट्रांसफर होना। ठीक है, यदि
नेक्स्ट देखिए कि नॉन कैप्सुलेटेड होती है, जो अभी मैंने बताया कि जो बिनाइन ट्यूमर होती है वो कैप्सुलेटेड होती है, ठीक है। ठीक है। अब जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होती है वो कैप्सुलेटेड नहीं होती, उसके ऊपर कोई कैप्सूल की मेम्ब्रेन नहीं होती। उस कारण क्या होता है, जो इसका जो अंदर का मटेरियल है ये मेटास्टेसिस इजीली हो सकता है, ठीक है। यदि बात करें सेलुलर डिफरेंशिएशन नोट प्रेजेंट, सेलुलर डिफरेंशिएशन इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होती है उसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, कोई भी उसकी साइज नहीं होती, क्योंकि अब नॉर्मल साइज होती है। अपन उसको बता नहीं सकते कि ये कौन सी सेल है, ठीक है। जैसे कि अपन इमेज में देख पाते हैं, ये जो इमेज आपको दिख रही होगी इसके अंदर जैसे बिनाइन ट्यूमर की बात करें तो बिनाइन ट्यूमर में क्या होता है, जो ये सेल्स की साइज है वो एकदम इक्वल सी साइज है, ठीक है। स्ट्रक्चर वगैरह साइज वगैरह शेप वगैरह सेम है, तो इसको अपन देख के बता सकते हैं। तो लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर है, मेलिग्नेंट ट्यूमर में देख पा रहे हो आप कि इसके अंदर जो सेल की साइज है वो सारी डिफरेंट है, सारी अलग अलग टाइप की है, ठीक है। ये अलग टाइप की है, ये अलग टाइप की है, ये अलग टाइप की है, ठीक है। अलग अलग टाइप की सेल्स है, तो अपन इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ओके। ओके। यदि अपन नेक्स्ट अपन टॉपिक बात करें तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कैंसर आता है। यदि अपन कैंसर की बात करें तो कैंसर का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि कैंसर वर्ड है वो उसका मतलब क्या होता है। तो कैंसर जो वर्ड है वो भी एक क्या है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, जो ग्रीक वर्ड है क्रेब से लिया गया है, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और जो ग्रीक एक वर्ड है क्रेब, उससे इसका क्रेब से लिया गया, ठीक है। क्रेब का यदि मतलब की बात करें कि क्रेब होता क्या है, यदि क्रेब की यदि अपन हिंदी में देखें तो अपन जैसे केकड़े की बात नहीं करते, जो केकड़ा होता है, तो क्रेब का मतलब क्या होता है, केकड़ा, ठीक है। हिंदी में बात करें केकड़ा तो केकड़ा क्या होता है, केकड़ा क्या होता है, इधर भी जा सकता 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 है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। उसी प्रकार जो अपनी जो कैंसर सेल होती है वो भी ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकती है। वो राइट जा सकती है, लेफ्ट जा सकती है, अपर जा सकती है, डाउन जा सकती है, ठीक है। चारों तरफ जा सकती है। जैसे केकड़ा चलता है इस प्रकार से, उसी प्रकार से क्या होता है, ये ऊपर नीचे साइड में कहीं भी जा सकती है, ठीक है। तो एक क्रेव मूव इन द ऑल डायरेक्शन, सिमिलरली द कैंसर स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। जैसे क्या है कि केकड़ा जैसे क्रेब से होता है वो ऑल डायरेक्शन में मूव करता है, वैसे ही कैंसर है ना किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है। यदि इसकी बात करें इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अपन पढ़ेंगे सेलुलर ग्रोथ या सेलुलर जो ग्रोथ साइकिल उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सेलुलर ग्रोथ साइकिल या जो सेलुलर ग्रोथ है, तो ये अपन कैंसर सेल की बात नहीं करें, नॉर्मल सेल देख रहे हैं कि नॉर्मल जो अपनी सेल्स होती है उसमें जो सेलुलर ग्रोथ साइकिल होता है वो क्या होता है। यदि सेलुलर ग्रोथ साइकिल की बात करें तो अपन दो फेज में पढ़ते हैं, एक अपन पढ़ते हैं एम फेज, एक सेकंड होता है इंटरफेज, ठीक है। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे एम फेज, उसके बाद पढ़ेंगे इंटरफेज। तो एम फेज क्या होता है, एम फेज की यदि बात करें, सेल डिवीजन अक्कर 10% टाइम्स। इसका मतलब होता है कि जो एम फेज होती है उसके अंदर जो अपना सेल है वो 10% टाइम अपना एम फेज के अंदर स्पेंड करता है, ठीक है। जो सेल का डिवीजन होता है वो 10% टाइम कहाँ होता है, एम फेज के अंदर होता है, ठीक है। इट मीन्स इन द नॉर्मल सेल स्प्रेड स्पेंड, ठीक है, 10% टाइम्स इन द एम फेज, ठीक है। ये स्प्रेड नहीं है, स्पेंड है। जो 10% टाइम है वो एम फेज के अंदर स्पेंड करते हैं, जो नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं यदि दूसरी यदि फेज की बात करो, दूसरा जो फेज आएगा वो आएगा इंटरफेज। यदि इंटरफेज की बात करो, इंटरफेज के अंदर यदि अपन पढ़ते हैं तो जो जो सेल है वो 90% टाइम, ठीक है, जो 90% टाइम होता है वो इंटरफेज के अंदर स्पेंड करता है, जो नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंटरफेज होता क्या है, इंटरफेज के अंदर अपन चार फेज पढ़ते हैं, एक जी जीरो पढ़ते हैं, एक जी वन पढ़ते हैं, एक एस पढ़ते हैं, एक जी टू फेज। यदि इनको यदि अपन इजीली समझें तो ये क्या है, जी जीरो फेज, ये अपन यहाँ पढ़ते हैं जी वन, और एक अपन पढ़ते हैं एस फेज, और एक अपन पढ़ते हैं जी टू फेज, ठीक है। चार फेज होती हैं। अभी जी जीरो फेज क्या होती है, जी जीरो फेज होती है ऐसी फेज जिसके अंदर जो अपनी सेल है वो बिल्कुल भी कोई भी एक्शन नहीं करती, एकदम रेस्टिंग कंडीशन होती है, एकदम रेस्ट करती है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं रेस्टिंग फेज, ठीक है। रेस्टिंग फेज बोल दिया। अब वहीं जीवन की बात करें, जीवन क्या होता है, जीवन को अपन बोल सकते हैं प्री सिंथेटिक फेज, ठीक है, या दूसरा नाम बोलते हैं प्री रिप्लिकेटेड फेज। रिप्लिकेशन होने से जो पहले की स्टेज होती है उसको बोलते हैं जीवन फेज, ठीक है। अब रिप्लिकेशन किसका होता है,
यहाँ पे क्या होता है, जो एस फेज आती है उसके अंदर क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, और जो प्रोटीन होता है उसका सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस या डीएनए के रिप्लिकेशन से जो प्रायर फेज है, तो जो उसके जस्ट पहले की फेज है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, G1 फेज बोलते हैं। वहीं यदि एस फेज की बात करें, तो एस फेज में क्या होता है, इसी एस फेज के अंदर अपना प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, अपने डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का रिप्लिकेशन होएगा, दूसरी अपन बात करते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस होएगा। ठीक है, तो इस फेज को क्या बोलते हैं अपन, सिंथेटिक फेज बोल सकते हैं या रेप्लिकेटेड फेज बोल सकते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज या रेप्लिकेटेड फेज बोल सकते हैं। ठीक है, यदि बात करें जी टू की फेज, जी टू फेज के बाद जी टू फेज क्या बोलते हैं, इसको अपन प्री मायोटिक डिवीजन, प्री मियोटिक प्री मियोटिक फेज बोल सकते हैं। ये जो फेज होती है जी टू, इसके बाद मियोटिक डिवीजन सेल का स्टार्ट हो जाता है। जो मियोटिक डिवीजन होने से जो प्रायर फेज, जो जस्ट पहले की फेज होती है, उसको अपन कहते हैं जी टू फेज बोलते हैं। ठीक है, तो जो अपना जो मेन फेज है, एस फेज, जिसके अंदर डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन का डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो जो इंटरफेज है, इंटरफेज के अंदर ही डीएनए का सिंथेसिस होता है और प्रोटीन का डीएनए का रिप्लिकेशन होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो यदि बात करें इसकी, तो इन दिस सेल स्पेंड 90% टाइम, उसके अंदर मैंने एम फेज के अंदर बताया था कि जो नॉर्मल सेल है वो 10% टाइम वहां पे स्पेंड करती है, और 90% टाइम होता है वो इंटरफेज के अंदर स्पेंड करती है। इन द नॉर्मल सेल्स ग्रोथ प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन 90% टाइम इन फेज। अफकोर्स जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो अपना इंटरफेज के अंदर होता है, और इंटरफेज के अंदर जो नॉर्मल सेल है 90% टाइम अपना स्पेंड करती है, तो 90% टाइम जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो इंटरफेज के अंदर होता है। ओके, यदि बात करें अपन कैंसर सेल की, ये जो अपन मैंने जो बताया ये नॉर्मल सेल साइकिल है। यदि अपन कैंसर सेल की बात करें, तो कैंसर सेल में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो 10% जहाँ एम फेज के अंदर नॉर्मल सेल स्पेंड करती है, वहीं कैंसर सेल है वो वहां पे 90% टाइम स्पेंड करती है। ठीक है, और इसके अंदर इंटरफेज के अंदर 10 टाइम्स। तो यही है, कैंसर इज ए कंडीशन इन विच द सेल स्पेंड द 90% टाइम इन एम फेज, एम फेज के अंदर 90% टाइम स्पेंड करके, एंड 10% टाइम इन इंटरफेज। ठीक है, ठीक है, 10% टाइम इन इंटरफेस, तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, यदि अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपन बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाली हैं, जो बहुत सारी एग्जाम्स में पहले पूछी जा चुकी है, और आने वाले एग्जामों में भी इन कहीं ना कहीं से इनमें से क्वेश्चन आएंगे और आते रहते हैं। ठीक है, यदि अपन फर्स्ट यदि टर्मिनोलॉजी बात करें, तो वो है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है, जैसे अपन कैंसर के दो प्रकार के अपन कैंसर पढ़ते हैं, कार्सिनोमा, एक सार्कोमा। तो कार्सिनोमा क्या होता है, कार्सिनोमा जो अपने एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, जो अपनी बॉडी के जो एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू है ना, उनकी बात करेंगे। जो एपिथेलियल टिश्यू का यदि कोई कैंसर होता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा। वहीं यदि कनेक्टिव टिश्यू का यदि कोई कैंसर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सार्कोमा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू का हो गया, या मेसेनकाइमल टिश्यू या मसल्स बोन, इनके जो कैंसर होते हैं उसको अपन बोलते हैं सार्कोमा। ठीक है, सार्कोमा होता है वो मोर डेंजरस होता है देन द कार्सिनोमा। कार्सिनोमा से सार्कोमा डेंजरस होता है, क्यों होता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपन क्या इंक्लूड करते हैं, ब्लड को इंक्लूड करते हैं। वो जो ब्लड कैंसर होती है वो मोर डेंजरस होती है। ठीक है, देन एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो दो प्रकार के कैंसर हैं, कार्सिनोमा और सार्कोमा। ठीक है, यदि अपन नेक्स्ट यदि टर्मिनोलॉजी की बात करें, तो अपन पढ़ते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी क्या होता है, इंक्रीज इन साइज एंड शेप आफ्टर द फुल डेवलपमेंट। एक अपने पास सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसका फुल डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, ये क्या है, फुल्ली डेवलपमेंट है, फुली डेवलप्ड है, ये फुली डेवलप्ड सेल है। अब यदि इसका फुल डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद यदि इसकी साइज बढ़ती है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोफी बोलते हैं। ठीक है, फुल्ली डेवलपमेंट होने के बाद यदि उसकी साइज बढ़ रही है, उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। यदि वहीं बात करें हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी में क्या होता है, उसकी साइज बढ़ रही है। हाइपरप्लेजिया की बात करें, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ नॉर्मल सेल्स इन द नॉर्मल अरेंजमेंट, कि एक सेल है, दो सेल बन गई, दो से चार बन गई, चार से आठ बन गई, तो इसकी क्या है, नंबरिंग बढ़ रही है। ठीक है, जब नंबरिंग बढ़ती है तो अपन उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। ठीक है, वहीं यदि नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपना आता है एट्रोपी। यदि एट्रोपी, जैसे अपन ने हाइपरट्रोफी पढ़ा, वैसे ही एट्रोपी होता है। जैसे ये मैंने बताया कि यदि साइज बढ़ रही है, ये नॉर्मल साइज डेवलपमेंट हो गया, यदि यहाँ से साइज बढ़ गई, इतनी बड़ी हो रही है, तो इसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। वहीं यदि इसकी बात करें, ये सेल है, यदि इसकी साइज छोटी हो गई, ठीक है, फुल डेवलपमेंट होने के बाद इसकी साइज छोटी होगी, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एट्रोफी बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ। यदि नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेटाप्लेजिया।
यदि मेटाप्लेजिया की बात करें तो एक टाइप की सेल अनदर टाइप की सेल में चेंज हो जाती है, उसी को अपन मेटाप्लेजिया बोलते हैं। ठीक है, एक सेल है दूसरे टाइप की सेल्स में चेंज होगी, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मेटाप्लेजिया बोलते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद अपन जो टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया में से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्प्लेजिया क्या होता है? डिस्प्लेजिया का मतलब होता है कि टोटली सेल चेंज होगी। कि मेटाप्लेजिया में क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल में चेंज होगी, उसके साइज शेप में ज्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन डिस्प्लेजिया में क्या होता है, डिस्प्लेजिया में क्या होता है, एक अबनॉर्मल सेल बन जाना। ठीक है, उसकी साइज शेप सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन सेल या उसकी रेगुलरिटीज, उसकी साइज की बात करें, सब कुछ चेंज हो जाता है। मतलब एक कंडीशन ऐसी आती है, उसके अंदर जो सेल है वो अपन पहचान ही नहीं पाते कि ये जो सेल पहले थी ये बाद में। ठीक है, तो एन अल्ट्रेशन इन द साइज एंड शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन सेल लूज इट्स रेगुलरिटीज एंड सो द वेरिएबिलिटी साइज एंड शेप। ठीक है, टोटली उसकी साइज शेप टोटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें यदि बात करें कि तीन प्रकार के अपन डिस्प्लेजिया पढ़ते हैं, एक होता है माइल्ड डिस्प्लेजिया, एक होता है मॉडरेट, एक होता है सीवियर। तीन प्रकार के डिस्प्लेजिया होते हैं। माइल्ड डिस्प्लेजिया की बात करें, यदि माइल्ड के अंदर बात करें तो माइल्ड में क्या होता है, मान लो कि ये एक सेल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो गया, ये थोड़ा सा चेंज आ गया। ठीक है, तो ये माइल्ड डिस्प्लेजिया है। ठीक है, एक सेल दूसरी अबनॉर्मल सेल में चेंज हो रही है, जिससे साइज शेप सब कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, मोडे डिस्प्लेजिया की बात करें, मोडे डिस्प्लेजिया में क्या होता है कि ये सेल है, सेम सेल है, यदि यही सेल यदि इसकी उससे ज्यादा चेंज होगी। ठीक है, माइल्ड से थोड़ी ज्यादा चेंज होगी, उसको अपन मोडे डिस्प्लेजिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें और ज्यादा चेंजेस आ गए। यदि सीवियर डिस्प्लेजिया की बात करें तो सीवियर डिस्प्लेजिया में क्या होता है, सीवियर डिस्प्लेजिया में एक सेल दूसरी सेल में चेंज होती है, लेकिन उसको अपन पहचान ही नहीं पाते। ठीक है, कि ये सेल पहले थी ये बाद में थी। अब एक ऐसी सेल है एक ऐसी सेल है। ठीक है, तो टोटली चेंज होगी। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं सीवियर डिस्प्लेजिया। ओके, तो ये अपना डिस्प्लेजिया था। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट जो अपनी टर्मिनोलॉजी होती है वो कार्सिनोमा इन सिचु आती है। ठीक है, अपन पढ़ेंगे कार्सिनोमा। ठीक है, कार्सिनोमा इन सिचु क्या होता है, कार्सिनोमा सिचु एक ऐसी कंडीशन होती है जहां से क्या होता है, कैंसर को अपन क्योर कर सकते हैं, उसके ऊपर की स्टेज में अपन कैंसर को क्योर कर सकते हैं। यदि कार्सिनोमा सिचु से आगे यदि कैंसर बढ़ जाती है तो वो उसका क्योर मुश्किल होता है। ठीक है, उसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो पुअर होता है। कार्सिनोमा इन सिचु में अपन कंप्लीटली कैंसर को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज ए प्री कैंसरस कंडीशन, एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द साइटोलॉजिकल, इट इज डिफाइंड एज द साइटोलॉजिकल फीचर ऑफ मेलिग्नेंट विदाउट हिस्टोलॉजिकल फीचर। जो सेल्स होती है उसकी साइटोलॉजिकल फीचर में चेंजेस आता है, ना कि हिस्टोलॉजी। अब साइटोलॉजिकल हिस्टोलॉजी की बात करें तो यदि साइटोलॉजी की बात करें, साइटोलॉजी क्या होता है, यदि साइटोलॉजी की बात करें तो इसको अपन बात करते हैं नंबर ऑफ सेल। और जो हिस्टोलॉजी की बात करें, हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं, एक हिस्टोलॉजी एक साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टाइप ऑफ सेल, की सेल के जो टाइप है वो चेंज हो गए। यदि साइटोलॉजी की बात करते हैं नंबर ऑफ सेल। ठीक है, तो जो कार्सिनोमा इन सिचु है उसके अंदर नंबरिंग में चेंजेस आता है, ना कि सेल की टाइप में चेंज आता है। तो इसीलिए क्या होता है, इसको क्योर अपन इजिली कर सकते हैं। ठीक है, द मेलिग्नेंट सेल आर कंटेन्ड विद इन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो कार्सिनोमा इन सिचु की कंडीशन में जो सेल्स होती है, कैंसर सेल होती है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। इसलिए क्या होता है, उसका मेटास्टेसिस नहीं होता, वो जो सराउंडिंग टिश्यू है उसके अंदर इन्वेजन नहीं होता, इन्वेड नहीं होता। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करें, जैसे मान लो कि ये एक ऑर्गन या टिश्यू है, यहाँ पे यदि अपनी ये कैंसर सेल है। ठीक है, अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से इंटेक्ट होने के कारण क्या होता है, वहां से इजिली डीअटैच नहीं हो पाती। यदि इजिली डीअटैच नहीं होगी तो इसके अंदर इसका क्या होता है, इन्वेजन नहीं होगा, नो इन्वेजन। ठीक है, कोई भी इन्वेजन नहीं होगा। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इंटेक्टेड, देयर इज नो इन्वेजन इन अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर, इन दिस स्टेज कैंसर इज क्योरेबल। जो कार्सिनोमा सिचुएशन कंडीशन होती है उसके अंदर अपन कैंसर को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, एक क्योरेबल कंडीशन है। ठीक है, यदि अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो अपनी टर्मिनोलॉजी की बात करें वो होता है इन्वेजन। नेक्स्ट अपन टर्मिनोलॉजी बात करते हैं, नेक्स्ट अपना आता है इन्वेजन। यदि इन्वेजन की बात करें तो जैसे अपन ने यहाँ पढ़ा कि नो इन्वेजन, तो अपन बात करें कि इन्वेजन होता क्या है।
इन्वेजन की बात करें कि इन्वेजन इन इज एन इनफिल्ट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू। इन्वेजन का यदि सिंपली मतलब समझें तो एक ऑर्गन, जैसे एक ये ऑर्गन है, जैसे एक ऑर्गन है, यहाँ पे क्या कैंसर है, इसके क्या बाहर तरफ क्या सराउंडिंग टिश्यू है, ठीक है। तो इस कैंसर का सराउंडिंग टिश्यू के अंदर इनफिल्ट्रेशन होना, इन्वेड होना, ही क्या होता है, इन्वेजन होता है, ठीक है। तो सिंपल इसका मतलब यही है कि सराउंडिंग टिश्यू के अंदर इन्वेड होना ही इन्वेजन है। यदि बात करें इन्वेजन की, इन्वेजन इज इनफिल्ट्रेशन इन द सराउंडिंग टिश्यू, सराउंडिंग टिश्यू के अंदर इनफिल्ट्रेशन होना, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर आर द कैप्सुलेटेड सो दैट दे डोंट इन्वेड इन द सराउंडिंग टिश्यू। अभी अपने जब डिफरेंसेस पढ़ा था तो अब मैंने बताया था कि जो बिनाइन ट्यूमर होती है वो कैप्सुलेटेड होती है, तो वो इन्वेड नहीं होती, ठीक है। यदि कैप्सुलेटेड को और यदि इजी तरीके से समझें तो जैसे एक अपन पढ़ते हैं, जैसे एक ओरल मेडिकेशन आती है, जो क्या होती है बाहर से क्या होता है, जो कैप्सूल आते हैं वो जो प्लास्टिक का सा उसके रेप आता है, जो कैप्सुलेटेड होती है, उसके अंदर क्या होता है, पाउडर भरा होता है, ठीक है। ठीक है, नॉर्मली अपन देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैप्सूल आते हैं जो बाहर से कैप्सुलेटेड होते हैं और उसके अंदर क्या होता है, पाउडर से भरा होता है। वहीं यदि ये कैप्सूल नहीं हो तो ये पाउडर क्या होता है, बाहर निकल जाता है, उसका मेटास्टेसिस हो जाता है, वो बाहर सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग टिश्यू में जा सकता है। जैसे यहाँ पे जैसे सेम ऐसे ही है, जैसे ये सेल है, ये सेल बाहर से कैप्सुलेटेड है। अब इसके यदि कैप्सूल ना हो तो जो अंदर का मटेरियल मेटास्टेसिस हो सकता है। वहीं यदि ये इस कैप्सूल की बात करें, यदि इसके जो सराउंडिंग जो कैप्सूल है यदि ये ना हो तो जो पाउडर है वो बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो यही मतलब होता है कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड का, कि कैप्सुलेटेड होती है वो प्रोटेक्ट करती है सेल को, ठीक है, और जो नॉन कैप्सुलेटेड होती है वो जो अंदर के मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, इजीली मेटास्टेसिस हो सकता है। ओके, मेलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स हैव द 30% लेस कैल्शियम। जो मेलिग्नेंट सेल होती है उसके अंदर 30% लेस कैल्शियम होता है देन द नॉर्मल सेल्स। तो कैल्शियम कम होने से क्या नुकसान होएगा, कैल्शियम कम होने से जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो इजीली वहां से डी अटैच हो जाती है, ठीक है। कंटेंट देन द नॉर्मल सेल्स देन द कैन इजीली डी अटैच सो इन्वेड इन द सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है। तो जो कैल्शियम कम होने के कारण क्या होता है, वहां से जो सेल है, जैसे ये और जैसे ये यहाँ पे कोई ऑर्गन है, यहाँ पे कैंसर, तो कैंसर सेल है, मेलिग्नेंट सेल है। अब इसमें क्या होता है, कैल्शियम कम है, तो कैल्शियम कम होगी तो ये यहाँ से क्या होता है, इजीली डी अटैच हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से डी अटैच हो गई या यहाँ पे मेटास्टेसिस हो गई, तो इसका मेटास्टेसिस इजी है क्योंकि ये डी अटैच हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम कम होता है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, तो इन्वेजन का सिंपल मतलब ये है कि इनफिल्ट्रेशन होना सराउंडिंग टिश्यू। यदि इनफिल्ट्रेशन की यदि और अपन समझें, जैसे अपन बात करते हैं कि बहुत बार अपन पढ़ते हैं कि जो अपन आईवी लाइन लगाते हैं लिम्स पे, तो उसमें क्या होता है, इनफिल्ट्रेट हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया तो वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। तो उसका मतलब होता है जैसे भी अपन किसी को कैनुला वगैरह लगाते हैं तो वहां क्या होता है, वेन के अंदर लगाते हैं, वेन से यदि कैनुला बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो जो अपन फ्लूइड दे रहे हैं, जो भी कोई मेडिकेशन दे रहे हैं, वो मेडिकेशन क्या होती है वहां से सराउंडिंग टिश्यू में जाने लग जाती है, वहां पे क्या होता है, एडिमा हो जाता है और स्वेलिंग आ जाती है। उसी प्रकार कैंसर में क्या होता है, जो कैंसर होती है वो जो उसकी लेयर को, जो टिश्यू होता है या जो ऑर्गन होता है उसकी जो मेम्ब्रेन है, जो चारों तरफ की मेम्ब्रेन है, उसको क्रॉस करके दूसरे टिश्यू या ऑर्गन के अंदर चली जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, इन्वेजन बोलते हैं, ठीक है। यदि नेक्स्ट बात करें मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस क्या होता है, यदि मेटास्टेसिस की बात करें, सिंपल सी अपन इतनी देर से पढ़ने की मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस तो होता क्या मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है वही कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर कैंसर का जाना, ठीक है, वही क्या होता है, मेटास्टेसिस होता है। इट इज डिफाइंड एज द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, प्लेस विच इज यूजुअली अनअटैच्ड इन द प्राइमरी ग्रोथ एंड प्राइमरी ऑर्गन, ठीक है। ठीक है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर जाना ही मेटास्टेसिस होता है। अब अपन बढ़ देंगे, प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है, प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है। प्राइमरी ऑर्गन वो ऑर्गन जहां पे क्या होता है, कैंसर का डेवलपमेंट होता है। मान लो कि ये एक ऑर्गन अपने पास यहाँ पे क्या होता है, कैंसर सेल का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑर्गन बोलते हैं। और इस प्राइमरी ऑर्गन के अंदर, इसी के अंदर क्या होता है, इसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ठीक है, इसकी ग्रोथ होगी तो इसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। प्राइमरी ऑर्गन के अंदर ही प्राइमरी ग्रोथ होती है, ठीक है, तो इसी को क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। यहाँ प्राइमरी ग्रोथ करके ये जाती है दूसरे ऑर्गन के अंदर, दूसरे ऑर्गन के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। ओनली मेलिग्नेंट ट्यूमर आर मेटास्टेसिस
बिनाइन ट्यूमर आर नेवर मेटास्टेसिस। जो अपन ने पहले पढ़ा कि जो बिनाइन ट्यूमर होती है वो कैप्सुलेटेड होती है तो मेटास्टेसिस नहीं होती, और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर नॉन कैप्सुलेटेड होती है उसके अंदर 30% लेस कैल्शियम होता है, इस कारण क्या होती है वो मेटास्टेसिस इजी होता है, ठीक है, उसका वो एक जगह से डी अटैच इजिली हो सकती है। ओके, यदि अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है मेथड ऑफ मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस होता है, उसके मेथड क्या क्या है, कैसे मेटास्टेसिस हो सकता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट अपन मेटास्टेसिस पढ़ेंगे वो अपना क्या है, बाय इनफिल्ट्रेशन टू टिश्यू स्पेस, ठीक है। फर्स्ट जो अपना मेथड है वो है इनफिल्ट्रेशन टू टिश्यू स्पेस। इनफिल्ट्रेशन जस्ट अपन ने पढ़ा कि इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इनफिल्ट्रेशन का मतलब यही है सिंपल सा कि सराउंडिंग टिश्यू के अंदर इन्वेड हो जाना, सराउंडिंग टिश्यू के अंदर कैंसर फैल जाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। अब यदि सिंपल से यदि समझें कि रीजन फॉर इनफिल्ट्रेशन, मेटास्टेसिस का रीजन क्या होता है, तो इसके अंदर बहुत सारे कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है ये मेटास्टेसिस हो जाता है। जो मेलिग्नेंट ट्यूम सेल है इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स होता है वो मोटाइल करेक्टरिस्टिक्स का होता है, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, चल सकता है, ठीक है। मोटाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। ये मोटाइल करेक्टरिस्टिक्स होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको मिटाइल एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। इस मिटाइल एंजाइम के कारण क्या होता है, इसका करेक्टरिस्टिक्स होता है वो मोटाइल करेक्टरिस्टिक्स होता है। नॉन कैप्सुलेटेड है, जो अपन शुरुआत से पढ़ रहे हैं कि नॉन कैप्सुलेटेड होती है। यदि अलग बात करें लेक ऑफ अडेसिनस बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ कैल्शियम, जो अभी मैंने बताया कि इसमें 30% लेस कैल्शियम होता है, उस कारण वो अडेसिनस या डीएटीएच इजीली हो जाता है। मेलिग्नेंट सेल प्रोड्यूस, एक मेलिग्नेंट सेल होती है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है, उस एंजाइम को बोलते हैं हाइलुरोनोडिक एंजाइम बोलते हैं। और जो ये एंजाइम है, ये एंजाइम करता क्या है, जो अपनी बॉडी के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो कोलेजन फाइबर्स को क्या होता है डाइजेस्ट करता है। अब कोलेजन फाइबर्स क्या होता है, कोलेजन फाइबर के यदि अपन सिंबल मतलब समझे तो कोलेजन फाइबर क्या होता है, एक प्रोटीन सब्सटेंस होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है। और ये कोलेजन फाइबर क्या होता है, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी टिश्यू है, कोई भी सेल है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, जो बाहर की कवरिंग है, उसको बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब यदि कोलेजन फाइबर को यदि ये डाइजेस्ट कर दिया तो जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो वीक हो जाएगी, वो वहां से खत्म हो जाएगी, तो वहां से मेटास्टेसिस बहुत इजीली हो सकता है, ठीक है। आ गया समझ, जैसे कोई अपने पास ये ऑर्गन है तो इसकी जो बाहर की जो सराउंडिंग लेयर्स है ये क्या होती है, ये कोलेजन फाइबर से बनी होती है, ये प्रोटीन से बनी होती है। अब इसको यदि इसने डाइजेस्ट कर लिया, जो एंजाइम है हाइलुरोनोडिक एंजाइम है, यदि इसने इसको डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है, तो कुछ बचेगा नहीं, वो जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो वीक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वहां से मेटास्टेसिस होना बहुत ईजी है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट मेथड था, इनफिल्ट्रेशन टू द टिश्यू स्पेस। यदि सेकंड अपन बात करें तो बाई लिम्फेटिक्स, ठीक है, बाई लिम्फेटिक्स, ठीक है। तो यदि अपन को पूछे डायरेक्टली एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन जो रूट होता है मेटास्टेसिस का वो कौन सा होता है, वो अपना लिम्फेटिक सिस्टम होता है। मोस्ट कॉमन जो कैंसर मेटास्टेसिस होते हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम थ्रू होता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ मेटास्टेसिस इज थ्रू द लिम्फ, ठीक है, ब्लड नहीं होता, मोस्ट कॉमन लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। यदि पर्टिकुलर अपन को डायरेक्ट पर्टिकुलर पूछे कि भाई जो कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा वो किसके द्वारा मेटास्टेसिस होता है, तो कार्सिनोमा भी क्या होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके द्वारा ही मेटास्टेसिस होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली अपन को पूछ ले कि मोस्ट कॉमन कौन है, तो मोस्ट कॉमन लिम्फेटिक सिस्टम है। यदि पर्टिकुलर कार्सिनोमा का पूछे तो कार्सिनोमा की लिम्फेटिक सिस्टम है। यदि ब्लड की बात करें तो जो अपना सार्कोमा है, यदि अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि ये क्वेश्चन में ना पूछ के, डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, ये डायरेक्ट ये पूछ ले कि सार्कोमा के लिए मोस्ट कॉमन से होता है, सार्कोमा किसके द्वारा मेटास्टेसिस होता है, तो उसके अंदर ब्लड का आंसर, इसका राइट आंसर ब्लड आएगा, ठीक है। सार्कोमा यूजली मेटास्टेसिस थ्रू द ब्लड veins which are usually involved in the metastasis, ठीक है। सार्कोमा मैंने क्या बताया था, सार्कोमा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपन किसको इन्वॉल्व करते हैं, ब्लड को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यदि एग्जांपल की बात करें, जैसे पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन मेटास्टेसिस टू लीवर। अब पोर्टल वेन क्या करती है, पोर्टल वेन क्या होती है, जो जितने भी लोअर बॉडी का जो अपना ब्लड होता है या जीआईटी का ब्लड होता है वो लेके कहाँ जाती है, लीवर के अंदर, ठीक है। और जो सारा ब्लड लीवर के अंदर जाता है वो पोर्टल वेन के थ्रू जाता है, तो पोर्टल वेन से लीवर के अंदर मेटास्टेसिस होना वेरी इजी है, ठीक है। यदि इसी प्रकार यदि बात करें पल्मोनरी वेन टू लंग्स, ठीक है, तो ये भी उसी प्रकार जैसे मैंने बताया लीवर वाला, तो उसी प्रकार ये भी बहुत ज्यादा इजी है, पल्मोनरी वेन से लंग्स के अंदर जा सकता है। यदि वही बात करें, यदि वही अपन को पूछ ले कि ये बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, इसको इंपॉर्टेंट मान लेना, जो, ठीक है, कि जो कॉमन टारगेट ऑर्गन होता है मेटास्टेसिस का वो कौन होता है, तो अपनी बॉडी के अंदर यदि अपन को डायरेक्ट पूछ ले, ठीक है, डायरेक्ट पूछ ले कि कॉमन जो
टारगेट ऑर्गन होता है मेटास्टेसिस का, वो अपनी बॉडी के अंदर कौन होता है, वो लंग्स होता है। लंग्स ही क्यों होता है, ठीक है। यदि लंग्स का पूछे कि लंग्स ही क्यों होता है, क्योंकि जितना भी ब्लड आता है, जो अपर बॉडी हो लोअर बॉडी को, सारा वो लंग्स में जाना होता है, लंग्स के अंदर ही फिल्टर होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, लंग्स के अंदर मेटास्टेसिस होना इजी है, क्योंकि सारा ब्लड फिल्टर ही लंग्स में होता है। ओके, अभी यदि अलग अलग जैसे सिस्टम वाइज पूछ ले कि जीआईटी के अंदर कौन सा है, ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के कि भाई पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा टारगेट ऑर्गन कौन सा है, ये पूछ ले कि जीआईटी के अंदर टारगेटेड ऑर्गन कौन सा होता है, तो लीवर होता है, ठीक है। ओके, अब जो नेक्स्ट जो अपना जो मेथड है मेटास्टेसिस का, वो है बाय सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी। बाय सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी का मतलब होता है अपनी बॉडी के अंदर कैविटी होती है, जैसे हम पढ़ते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी या प्लूरल कैविटी। यदि इन कैविटियों को क्रॉस करके यदि मेटास्टेसिस हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बाय सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी, ठीक है। तो अपन बहुत सारी कैविटी पढ़ते हैं, जैसे प्लूरल कैविटी होगी, पेरिकार्डियल होगी या पेरिटोनियल होगी, ठीक है। अपन पढ़ते हैं प्लूरल कैविटी होगी, पेरिकार्डियल कैविटी होगी या पेरिटोनियल कैविटी। एक अपन कैंसर पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं कर्कनबर्ग ट्यूमर, ठीक है। कर्कनबर्ग ट्यूमर में क्या होता है कि कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टोमक कैंसर है वो पेरिटोनियल कैविटी क्रॉस करके जो ओवेरी होती है उसके अंदर चली जाती है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, द स्टोमक कैंसर मेटास्टेसिस टू ओवेरी थ्रू द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी को क्रॉस करके स्टोमक कैंसर ओवेरी में चली जाती है, उसको बोलते हैं कर्कनबर्ग ट्यूमर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्कनबर्ग ट्यूमर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कर्कनबर्ग ट्यूमर क्या होता है, ठीक है। या ये इधर वाला सम स्टोमक कैंसर, यदि ऐसे पूछ सकते हैं कि कोई स्टोमक कैंसर है वो पेरिटोनियल कैविटी क्रॉस करके ओवेरी में जा रही है, तो उसको अपन कौन सी कैंसर बोलते हैं, तो वो होती है कर्कनबर्ग ट्यूमर, ठीक है। यदि अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपना जो मेथड होगा भाई स्प्रेड थ्रू द नेचुरल पासेज। नेचुरल पासेज की बात करें तो इसके थ्रू भी हो सकता है। नेचुरल पासेज तो इजी है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाना, ब्रोंकाई से ब्रोंकियल्स में जाना, या बात करें यूरिनरी यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर में जाना, तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, ब्रोंकियल से ब्रोंकाइज, ब्रोंकाई से ब्रोंकियल्स, यूरेटर टू यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। तो इजी है ये, जो अपनी बॉडी के अंदर जो नेचुरल पासेज हैं उनके थ्रू भी जा सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करें मेटास्टेसिस बाय इनोकुलेशन। यदि इनोकुलेशन की बात करें तो इनोकुलेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे किसी भी कोई सर्जन होता है, कोई सर्जरी कर रहा हो, ठीक है, तो उसके दौरान यदि सर्जन के थ्रू उसके जो ग्लव्स हैं या जो अपार्टस हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके थ्रू यदि कोई कैंसर स्प्रेड होती है, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस बाय इनोकुलेशन। मान लो कि ये अपना ऑर्गन है, ठीक है, इसके यहाँ कैंसर है। अब सर्जन क्या होता है, इसको ऑपरेट कर रहा है, इस कैंसर को ऑपरेट कर रहा है, और मान लो जिस जो इंस्ट्रूमेंट है या जो ग्लव्स हैं जिससे वो सर्जरी कर रहा है, उसके थ्रू क्या होता है, जो पास वाला ऑर्गन होता है वो इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर कैंसर स्प्रेड हो जाते हैं, मेटास्टेसिस होते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बाय इनोकुलेशन, ठीक है। ड्यूरिंग द सर्जरी बाय द सर्जन थ्रू द सर्जिकल अपार्टस और ग्लव्स। जो सर्जिकल अपार्टस होते हैं और ग्लव्स उसके थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू यदि मेटास्टेसिस हो रहा है तो उसको बोलते हैं इनोकुलेशन, ठीक है, मेटास्टेसिस बाय इनोकुलेशन। ओके, यदि अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी के अंदर बात करें तो ईटियोलॉजी के अंदर अपन दो प्रकार की ईटियोलॉजी पढ़ते हैं, एक अपन पढ़ते हैं एंडोजीनियस, एक होता है एक्सोजीनियस। एंडोजीनियस ऐसी ईटियोलॉजी जो नॉन मॉडिफाइड होती है, बहुत सारी अपनी एज फैक्टर होता है या जो सेक्स होता है या हेरिडिटी होते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, अपने अंदर कैंसर डेवलप हो जाती है। जैसे अपन बात करें, जैसे प्रोस्टेट कैंसर होगी, मेल के अंदर ओल्ड एज के कारण होती है, ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन के कारण, ठीक है। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जिनको अपन मॉडिफाइड नहीं करते, नॉन मॉडिफाइड कर ही नहीं सकते, ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर होते हैं, ठीक है, इनको कभी भी मॉडिफाइड नहीं कर सकते। जैसे हेरिडिटी होगा, अपन हेरिडिटी को अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अपन बात करते हैं एज। अब एज तो एज बढ़ेगी तो इसको अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, एज को अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे सेक्स हार्मोन है, जो फीमेल्स में सेक्स हार्मोन बात करते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर कॉमन इन फीमेल ड्यू टू एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंजाइम की वजह से क्या होता है, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। अब उसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही बात करते हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, ये ड्यू टू मेल के अंदर ज्यादा डोमिनेंट होता है, जो मेल होता है उसके अंदर ज्यादा डोमिनेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन, जो अपना टेस्टोस्टेरोन है जो मेल्स के अंदर होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो मेल होता है उसके अंदर प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर हैं जो कैंसर के, इनको अपन चेंज नहीं कर सकते। यदि अपन दूसरा टॉपिक बात करें, दूसरा यदि इटियोलॉजी की बात करते हैं, वो एक्सोजीनियस होता है। एक्सोजीनियस ऐसे फैक्टर जो अपन उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे स्मोकिंग हो, टोबैको हो गया,
तो ये सारी चीजें अपन क्या कर सकते हैं, अपन बंदे जो जिसके प्रिवेंट कर सकते हैं उसकी लाइफ स्टाइल को चेंज करके। जो जिसको कैंसर होने के चांस है, जो स्मोकिंग कर रहा है तो अपन उसकी स्मोकिंग बंद करवा सकते हैं, जो टोबैको कर रहा है तो उसको टोबैको बंद करवा सकते हैं, तो उसको अपन क्या सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक्सोजीनियस कार्सिनोमा के अंदर ये होता है कि अपन उसको मॉडिफाइड फैक्टर बोलते हैं, अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन इसके अंदर बात करें तो एक अपन पढ़ते हैं कि हीट कांगरी कैंसर जो स्किन के कैंसर होता है। कांगड़ी होती क्या, कांगड़ी क्या होती है, एक ड्रेस होती है, ठीक है। कांगड़ी बात करते हैं, ड्रेस होती है जो कहाँ पहनी जाती है, जो कोल्ड एरियाज होते हैं, जो बहुत ज्यादा कोल्ड एरियाज होते हैं उसके अंदर क्या होता है, सर्दी से बचने के लिए कांगड़ी एक ड्रेस होती है वो पहनी जाती है। अब ये कांगड़ी करती क्या है, कांगड़ी ड्रेस करती क्या है कि ये अपनी जो स्किन है उसको इतनी हीट प्रोवाइड करती है कि वहाँ इरिटेशन कोज करती है, और इरिटेशन की वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो अपन कांगड़ी ड्रेस की वजह से कांगड़ी ड्रेस का अल्टरनेटिव यूज करके अपन इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि नेक्स्ट बात करें स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से एक छोटा कैंसर होती है जो ओरल कैंसर होती है, ठीक है, ड्यू टू द यूज ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। अब स्मोकिंग अपन स्मोकिंग से प्रिवेंट करा के अपन जो छोटा कैंसर है उसको प्रिवेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड है, इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, जैसे रेडिएशन हो गया, एक्सरे हो गया, रेडिएशन के अंदर एक्सरे, सनलाइट, इनको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे ट्रोमा हो गया या जो क्रोनिक इरिटेशन है उससे भी प्रिवेंट करा सकते हैं। टोबैको फीवर हो गया, इसको टोबैको से प्रिवेंट करा के अपन जो कैंसर है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जो एक्सोजेनियस कार्सिनोमा है ये अपन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। यदि अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट अपन कैंसर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। कैंसर के क्लासिफिकेशन में अपन दो ट्यूमर पढ़ते हैं, एक अपन अपनी ट्यूमर होती है जो सोलिड ट्यूमर होती है, ठीक है, एक होती है हिमेटोलॉजिकल ट्यूमर। जो सोलिड ट्यूमर होती है वो ऑर्गन से रिलेटेड होती है, जैसे लंग्स में कैंसर होगी, ब्रेस्ट में कैंसर होगी, या लीवर में कैंसर होगी, तो ये ऑर्गन से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर होगी या लंग कैंसर होगी, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं सॉलिड कैंसर। दूसरी होती है हिमेटोलॉजिकल। हिमेटोलॉजिकल कैंसर क्या होती है, जो ब्लड के थ्रू क्या होती है, ओरिजिनेट होती है और ब्लड के अंदर ट्रेवल करती है, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्लड सेल फॉर्मिंग सेल्स। जो ब्लड सेल फॉर्मिंग सेल्स होती है वो इसको हिमेटोलॉजिकल कैंसर को बनाती हैं और ब्लड के अंदर ये ट्रेवल करती है, ठीक है। जैसे अपन ल्यूकेमिया बोलते हैं, लिम्फोमा बोलते हैं, मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार की ट्यूमर होती है, एक सॉलिड होती है और एक हिमेटोलॉजिकल ट्यूमर होती है, ठीक है, अंडरस्टूड। यदि नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करते हैं तो जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, टीएनएम क्लासिफिकेशन। यदि टीएनएम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, टीएनएम क्लासिफिकेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में टीएनएम क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो टीएनएम क्लासिफिकेशन में अपन तीन चीज पढ़ते हैं, टी फॉर ट्यूमर, एन फॉर लिम्फ नोड, एम फॉर मेटास्टेसिस, ठीक है। तो जब अपने इसकी क्वेश्चंस की क्लास करेंगे ऑन्कोलॉजी के बाद, खत्म होने के बाद, तो उसके अंदर आप टीएनएम क्लासिफिकेशन को इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टी फोर ट्यूमर है, ट्यूमर के अंदर इसको क्या सब डिवाइड किया गया है, जैसे टी एक्स हो गया, टी जीरो हो गया, टी आई एस हो गया, टी वन हो गया, टी टू होगा, टी थ्री होगा, टी फोर आता है, ठीक है। इसके बाद टी फोर भी आता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, अब सिंपल सा अपन को क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में अपन को दे देता है कि अपने पास एक पेशेंट है और पेशेंट को क्या हो गया, कैंसर है, वो जो कैंसर है वो प्राइमरी जो ट्यूमर है कैन नॉट बी असेस्ड। तो अब इसके अंदर अपन को डायरेक्ट दे देगा, टी एक्स का दे देगा, फिर लिम्फ नोड के बारे में कुछ दे देगा, मेटास्टेसिस के बारे में कुछ दे देगा, और उसकी नंबरिंग पूछेगा अपन को कि इसके अंदर क्या नंबरिंग होगी, ठीक है। तो जब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इजीली समझ आएगा। अब अपन सिंपल से पढ़ते हैं, टी एक्स का मतलब होता है, ई एक्स का मतलब होता है कि प्राइमरी ट्यूमर कैन नॉट बी असिस्ट, कि जो प्राइमरी ट्यूमर है उसको असिस्ट ही नहीं कर पा रहे। यदि टी जीरो की बात करें, नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, प्राइमरी ट्यूमर है लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है अपने पास, ठीक है। तीसरा अपन बात करते हैं कार्सिनोमा इन सिटू, जो अपन ने पढ़ा था, जो साइटोलॉजिकल चेंजेस, हिस्टोलॉजिकल चेंजेस जो अपन ने पढ़े थे, वो टीआईएस है। टी वन की बात करें जिसके अंदर ट्यूमर साइज है 1 सेंटीमीटर और लेस, जो ट्यूमर की साइज है वो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है। यदि टी टू की बात करें, टी टू के अंदर क्या होता है, जो ट्यूमर साइज 2 सेंटीमीटर वो 2 सेंटीमीटर से कम है, ओके। टी थ्री के अंदर ट्यूमर साइज है वो 3 से 5 सेंटीमीटर तक चले जाती है। इसके बाद अपन एक टी फोर और पढ़ते हैं जिसके अंदर ट्यूमर साइज होती है वो 5 सेंटीमीटर, मोर देन 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर बात करें, जैसे टी आई एस अपन ने कार्सिनोमा इन सिचु पढ़ा, तो कार्सिनोमा इन सिचु में क्या था कि अपन वहां से कार्सिनोमा सिचु में क्योर कर सकते हैं। तो जो इसके ऊपर की स्टेज है, ठीक है, ये क्या है, क्योरेबल है, इसको अपन क्या होता है क्योर कर सकते हैं। लेकिन जो इसके नीचे की है, इसके अंदर क्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रोग्नोसिस होता है वो पुअर हो जाता है, ठीक है।
तो कार्सिनोमा इन सितु तक ऐसी कंडीशन है, उसके ऊपर वाली स्टेज तक अपन कैंसर को इजीली क्योर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे T1 T2 T3 T4 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस हिसाब से क्या हो गया, कैंसर थोड़ा सा प्रोग्नोसिस उसका पुअर होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर आता है लिम्फ नोड। सेकंड अपन बात करते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के अंदर क्या होता है, अपन पढ़ते हैं NX पढ़ते हैं, N0 पढ़ते हैं, N1 N2 N3, जैसे सेम जैसे ट्यूमर पढ़ा था वैसे ही है। NX का मतलब रीजनल लिम्फ नोड कैन नॉट बी असिस्ट की, रीजनल लिम्फ नोड कैन नॉट बी असिस्ट की, कोई भी कैंसर है लिम्फ नोड में तो भी अपन असिस्ट नहीं कर पा रहे, कोई भी लिम्फ नोड है उसके अंदर कोई भी कैंसर असिस्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, T0 की बात करें कि नो नोडल मेटास्टेसिस, T0 का मतलब होता है कोई भी किसी भी लिम्फ नोड के अंदर मेटास्टेसिस नहीं है। N1 की बात करें तो इसके अंदर 1 to 3 लिम्फ नोड मेटास्टेसिस हो सकते हैं, 1 to 3 तीन लिम्फ नोड मेटास्टेसिस हो सकते हैं। यदि N2 की बात करें 4 और मोर लिम्फ नोड मेटास्टेसिस हो सकते हैं। यदि अपन बात करें N3 की, N3 के अंदर क्या होता है, जो अपनी बॉडी होती है उसके अंदर जो लिम्फ नोड्स होते हैं कहीं पर भी मेटास्टेसिस हो सकता है। ठीक है, ऑल ऑफ बॉडी किसी भी लिम्फ नोड के अंदर मेटास्टेसिस हो सकता है। ठीक है, ये लिम्फ नोड है। यदि नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में क्या होता है, मेटास्टेसिस में सेम MX पढ़ते हैं, तीन चीज पढ़ते हैं, M0 M1। MX का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस कैन नॉट बी असिस्ट, कि जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस है उसको अपन असिस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, कि वहाँ पे कैंसर मेटास्टेसिस हुआ है कि नहीं हुआ अपन उसको असेस ही नहीं कर पाते। M0 की बात करें नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, कोई भी मेटास्टेसिस हुआ नहीं है। और M1 की बात करें डिस्टेंट मेटास्टेसिस। ठीक है, तो डाइट क्वेश्चन में क्या होता है, डाइट क्वेश्चन में इन तीनों में से कुछ ना कुछ अपन को दे देगा कि जैसे ट्यूमर में से अपन को दे दिया कि भाई कोई एक पेशेंट है उसको कैंसर है, तो कोई भी उसका एविडेंस नहीं है। ठीक है, नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, कोई भी प्राइमरी ट्यूमर का एविडेंस नहीं है। ऐसे अपन को लिम्फ नोड में से दे देगा कि एक उसके जो लिम्फ नोड है 1 to 3 लिम्फ नोड उसमें इन्वॉल्वमेंट है। वहीं मेटास्टेसिस में देगा कि कोई भी नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस है, तो उनमें से अपन को ऑप्शन दे देगा। ठीक है, डायरेक्ट कि TX N0 या M0 इसमें से ये होगा, या T1 N1 M0 क्या होगा। तो इनमें से ना चार ऑप्शन देता है, उसमें से अपन को चूज करना होता है। तो ये जरूरी है, ये सारी चीजें अपन को याद रहना जरूरी है, तभी अपन क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो आज की अपनी क्लास थी वो यहीं तक थी। जो नेक्स्ट जो ऑन्कोलॉजी पार्ट नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।